डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सॉइल में इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, परमिएबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ। लेकिन इन्हें निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए इनके जगह पे हम कुछ सरल टेस्ट उपयोग करते हैं, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर दें, और वो प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टीज कहलाती है। कोहेशनलेस सॉइल या ससंजन विहीन मृदा जैसे कि रेत और बजरी, इनकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल उसी तरह से कोहेसिव सॉइल या ससंजक मृदा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंसिस्टेंसी लिमिट्स पर डिपेंड करती है। तो आज हम कोहेसिव सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सॉइल की कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो मृदा की सघनता या कंसिस्टेंसी से तात्पर्य है कि मृदा में ढलने में होने वाली आसानी, कितने आसानी से वो किसी भी शेप में ढाली जा सकती है। अगर आसानी से ढाली जा सकती है, कंसिस्टेंसी अधिक है, और कंसिस्टेंसी कम है। सामान्य रूप से जो हमारी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, उनको गीला होने पर आसानी से किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अतः सघनता का संबंध सूक्ष्म कणों वाली मृदा, विशेषकर मृत्तिका से, सघनता का अर्थ है गाढ़ापन या मृदा का गाढ़ा होना या पतला होना, उसमें उपस्थित जल की मात्रा या जलांश पर निर्भर करता है। वाटर कंटेंट हमारा मेन फैक्टर है इसमें। सघनता का वास्तविक मतलब हमारे मृदा के जलांश या वाटर कंटेंट से है। एटरबर्ग, एक स्विस एग्रीकल्चर इंजीनियर ने मृदा के उपस्थित जलांश के आधार पर मृदा को 4 अवस्थाओं एवं 3 सीमाओं का वर्णन किया है। हमने सॉइल की 4 स्टेजेस मानी है और 3 लिमिट्स मानी है। ये एटरबर्ग लिमिट्स कहलाते हैं। हम आगे बढ़ें उसके पहले सॉइल में जो प्लास्टिसिटी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे सॉइल में, विशेष रूप से मृत्तिका में, फाइन सॉइल में हम अगर पानी मिला देते हैं तो उसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, और उसका ये गुण प्लास्टिसिटी कहलाती है। या दोनों कारण उपस्थित होना जरूरी है। एक, सॉइल में विशेष रूप से मिनरल्स या उस तरह के खनिज होना जरूरी है जो प्लास्टिसिटी देते हैं। अगर हम रेत को बहुत बहुत बारीक पीस दें और उसमें पानी मिला दें तो प्लास्टिसिटी नहीं आएगी, वो कोहेशनलेस सॉइल जैसा ही व्यवहार करेगी, कोहेशनलेस सॉइल जैसा ही व्यवहार करती है। यानी पार्टिकल साइज अकेले से प्लास्टिसिटी नहीं आ सकती, उसमें पानी का मिलाया जाना। अगर हम पानी की जगह मिट्टी में मिट्टी का तेल, स्प्रिट या ऐसा कोई और मटेरियल मिला देते हैं तो भी उसमें प्लास्टिसिटी नहीं आएगी। यानी प्लास्टिसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है हमारे सॉइल की प्लास्टिसिटी। एक, उसमें कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स होना चाहिए, कुछ खनिज, विशेष रूप से कुछ खनिज होना चाहिए, और पानी की, जल की उपस्थिति भी अनिवार्य है। जल की जगह अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे, केरोसिन ले लेंगे तो ये प्लास्टिसिटी डेवलप नहीं होगी। जल में क्या विशेषता है? तो जल एक पोलराइज्ड लिक्विड है। ये सहसंयोजकता से बना हुआ एक लिक्विड होता है जिसमें ऑक्सीजन में आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके ये कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंधन बना लेता है। लेकिन ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का नाभिक काफी मजबूत होता है, काफी बड़ा होता है, तो जो
सांझे के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे कोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो O के पास ज्यादा रहते हैं, इसलिए H पार्शियली पॉजिटिव वर्क करता है और O नेगेटिव। सॉइल के पार्टिकल्स अगर उसमें हम मिनरल्स को देखें तो ये इस तरह से फ्लैकी माने जाते हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब पानी इसके संपर्क में आता है तो इस तरह से एक हाईली विस्कस लेयर बना लेता है। ये हाईली विस्कस लेयर आसानी से नहीं हटती, लेकिन हमारे इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करना इजी कर देती है। इस कारण से हमारे सॉइल में प्लास्टिसिटी आ जाती है। ये कंसेप्ट प्लास्टिसिटी का हमारी पानी की विशेष गुण के कारण होता है। तो अब हम वापस कंसिस्टेंसी पे आ जाते हैं और एटरबर्ग के हिसाब से उसमें हम अगर मिट्टी में बहुत सारा पानी मिला देते हैं तो वो लिक्विड जैसा बिहेव करती है। पानी की मात्रा अगर हम कम करते जाते हैं तो जैसे जैसे हम पानी की मात्रा को कम करते जाते हैं आयतन कम होता जाता है और एक स्टेज आती है कि पानी की उस मिट्टी में एक शियर स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसका बहना खत्म हो जाता है और हमारी मिट्टी एक प्लास्टिक या सुघट्य मटेरियल जैसा व्यवहार करने लगती है। इस अवस्था में भी अगर हम पानी कम करते जाएं तो हमारी मिट्टी का आयतन कम होता जाता है और मिट्टी अर्ध ठोस जैसा व्यवहार करने लगती है। यानी पानी बहुत ज्यादा था तो मिट्टी द्रव जैसा व्यवहार करती थी, कम हो गया सुघट्य जैसा व्यवहार कर रही है और कम हो गया तो अर्ध ठोस जैसा व्यवहार कर रही है। अब पानी और कम करेंगे तो ये हमारी मिट्टी का आयतन कम नहीं होगा। हमारी मिट्टी में अब आयतन और कम नहीं हो सकता है क्योंकि वो हिस्सा सॉलिड पार्टिकल द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, सॉलिड पार्टिकल द्वारा घेरा गया है। इस अवस्था के बाद आयतन कम नहीं होता लेकिन मिट्टी में से पानी कम किया जा सकता है। तो अब हमारी मिट्टी ठोस जैसा व्यवहार करेगी। तो हमारी मिट्टी जलांश बदलने से, वाटर कंटेंट बदलने से उसका बिहेवियर लगातार बदल रहा है। वाटर कंटेंट ज्यादा था तो हमारी मिट्टी लिक्विड जैसा, द्रव जैसा व्यवहार कर रही थी। कम करते गए तो आयतन में कमी हुई और हमारी मिट्टी प्लास्टिक मटेरियल जैसा व्यवहार करने लगी। और कम किया तो हमारी मिट्टी में आयतन कम हुआ, मिट्टी अर्ध ठोस जैसा व्यवहार करने लगी। और पानी को मात्रा को कम किया, अब आयतन कम नहीं होगा लेकिन मिट्टी ठोस जैसा व्यवहार करेगी। तो जलांश के बदलने से मिट्टी में ये चार अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं। जब हमारी मिट्टी द्रव अवस्था से प्लास्टिक अवस्था में आती है तो ये जब चेंज होता है तो उसे हम लिक्विड लिमिट या द्रव सीमा कहते हैं। जब हमारी मिट्टी प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में बदलती है तो इस बदलने वाली स्टेज को हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और जब हमारी मृदा सेमी सॉलिड से सॉलिड कंडीशन में जाती है तो इस परिवर्तन की अवस्था को हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। तो इस तरह से चार अवस्थाएं हुई, लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड। और तीन लिमिट्स हुई, लिक्विड लिमिट या द्रव सीमा, प्लास्टिक लिमिट या सुघट्यता सीमा, श्रिंकेज लिमिट या संकुचन सीमा। ये एटरबर्ग द्वारा बताए हुए लिमिट्स हैं, इसलिए इन्हें हम एटरबर्ग लिमिट कहते हैं। ये चूंकि सॉइल की कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है इसलिए इन्हें कंसिस्टेंसी लिमिट्स कहते हैं या सघनता सीमाएं कहते हैं। तो अब हम सघनता सीमा की परिभाषा बता सकते हैं। सघनता सीमा या एटरबर्ग लिमिट्स, ये एटरबर्ग द्वारा इन सीमाओं की जानकारी दी गई थी इसलिए इन्हें एटरबर्ग लिमिट्स कहते हैं। ये तीन है, द्रव सीमा, प्लास्टिक सीमा या सुघट्यता सीमा और संकुचन सीमा। द्रव सीमा के लिए बहुत ही सरल तरीके से अभी हम परिभाषित कर लेते हैं। जब मृदा द्रव अवस्था से प्लास्टिक अवस्था में प्रवेश करती है तो उसे द्रव सीमा कहते हैं। यह
वह न्यूनतम जलांश है जिस पर मृदा द्रव अवस्था में रहती है, परंतु उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर्याप्त कम हो जाने के कारण उसमें शियर स्ट्रेंथ उत्पन्न हो जाती है, जिसे मानक उपकरणों की सहायता से मापा जा सकता है। यानी इट इज द water content when soil change from liquid state to plastic state, and a minimum shear strength developed that can be measured with standard equipments. ये हमारी द्रव सीमा। द्रव सीमा को हम लैब में कैसे निकालते हैं, तो उस आधार पे हम द्रव सीमा की नई परिभाषा लिख सकते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण के आधार पर द्रव सीमा को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। प्रयोगशाला में मृदा नमूने को कैसे ग्रांडे उपकरण, ये एक उपकरण होता है जिससे कि हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं। तो ये हमारा कैसे ग्रांडे उपकरण के कप में रखकर यदि उसमें एक स्टैंडर्ड ग्रूव काट दिया जाए, मानक खांचा काट दिया जाए और कप को 25 आघात दिए जाए, तो जिस जलांश पर यह 12.5 मिलीमीटर आपस में मिल जाएगी, वो जलांश, देखिए फिर से बता दूं, ये जलांश होगा तो वह जलांश की मात्रा द्रव सीमा कहलाएगी। तो ये हमारे द्रव सीमा की परिभाषा है और इसे निकालने के लिए लैब में हम कैसा ग्रांडे के उपकरण का उपयोग करें। जिस मृदा में द्रव सीमा ज्यादा होती है उसमें ससंजकता ज्यादा होती है, उसमें मृतिका के कण ज्यादा होते हैं, छोटे आकार के कण ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आपको बता ही दी है। अब हमें प्लास्टिक लिमिट के बारे में देखना है। प्लास्टिक लिमिट जिस जलांश पर मृदा प्लास्टिक या सुघट्य अवस्था से आंशिक ठोस अवस्था में प्रवेश करती है उसे प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण के आधार पर प्लास्टिक सीमा को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है। प्रयोगशाला में मृदा नमूने को लेकर यदि गोलाई में घुमाते हुए रोलिंग करते हुए 3 मिलीमीटर, लगभग 3 मिलीमीटर के धागे बनाए जाएं, तो वह न्यूनतम जलांश जिस पर धागा टूटना प्रारंभ हो जाए उसे मृदा की प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच 3 मिलीमीटर थ्रेड्स स्टार्ट क्रैम्बलिंग वाटर कंटेंट, दैट वाटर कंटेंट कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। अब हमें इतना ही देखना था, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का देखेंगे। थैंक यू।